किसान कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी प्राथमिक रूप से सारी मेहनत भोजन के लिए ही करता है। इंसान की यही इच्छा होती है कि सुबह उठने के बाद भोजन मिल जाए और रात को सोने से पहले भोजन मिल जाए। जिस व्यक्ति को ये ख्याल नहीं आता कि सुबह उठने के बाद भोजन मिलेगा या सोने से पहले भोजन मिलेगा या नहीं, वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे भोजन मिल ही जाएगा। इंसान की भोजन के अतिरिक्त भी अन्य आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भोजन प्राथमिक है। प्रत्येक व्यक्ति भोजन के लिए मेहनत करता है। भोजन की प्राप्ति अनाज से होती है और अनाज प्राप्त करने के लिए खेती करनी होती है। खेती करने वाला किसान यदि खेती ना करे तो अन्य नौकरी पेशा व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि किसान का स्थान विशेष है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी पूस की रात पढ़कर ऐसा लगता है कि जो किसान पूरे समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने योग्य है, वो किसान जो पूरे समाज की प्राथमिक आवश्यकता पूरी करने के लिए मेहनत करता है, वो खुद कितने कष्टों में रहता है। पूस की रात कहानी का सारांश। कहानी का नायक हल्कू, नायिका उसकी पत्नी मुन्नी है। हल्कू व उसकी पत्नी मुन्नी ने 3 रुपए कम्बल लाने के लिए जोड़े थे। एक दिन अचानक सहना घर आ गया जिसे बाकी देना था। रुपए कम्बल खरीदने के लिए जोड़े थे जिसकी अभी सबसे अधिक जरूरत थी। परिणाम स्वरूप मुन्नी ने रुपए देने से मना कर दिया। हल्कू के निवेदन करने व ये कहने पर कि यदि रुपए न दिए तो वो गाली देगा, मुन्नी ने रुपए निकालकर हल्कू को दे दिए, अर्थात कर्ज चुका दिया गया। फसल की निगरानी करने के लिए हल्कू पूस की रात में अपने खेत के किनारे खाट पर सोता है। उसके पास मात्र एक चादर थी। सर्दी अधिक होने के कारण वो कांप रहा था। जिस खाट पर हल्कू लेटा था उसी खाट के नीचे जबरा भी सिकुड़ कर लेटा था। हल्कू जबरा से ऐसे बात करता है जैसे किसी मित्र से बात कर रहा हो। ये कहा जा सकता है कि जबरा हल्कू का साथी था। हल्कू सर्दी को कम करने के लिए चिलम पीता है। चिलम पीने के बाद निश्चय कर लेता है कि अब सो जाऊंगा। हल्कू को सर्दी इतनी लग रही थी जैसे शरीर में रक्त की तरह हिम बह रहा हो। हल्कू ने पेड़ के गिरे पत्ते इकट्ठे किए और आग लगाई ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। कुछ ही देर में आग ठंडी हो गई। हल्कू आग के पास ही लेट गया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी वैसे वैसे हल्कू को आलस आने लगा। अचानक जबरा खेत की तरफ भागा। हल्कू को भी अंदाजा हो गया कि खेत में नील गाय आ गई है जिनके चरने की आवाज आ रही है, लेकिन ये सोचकर कि जबरा के होते हुए गाय कैसे आ सकती है, उसने गाय के चरने की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। जबरा लगातार भौंक रहा था। हल्कू समझ गया कि खेत जानवरों द्वारा चरा ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप वो उठा, खेत की ओर 2-3 कदम चला ही था कि उसे इतनी सर्दी लगी कि दोबारा वो बुझी हुई आग के पास बैठ गया। लगातार जबरा चिल्ला रहा था। नील गाय खेत चर रही थी, लेकिन हल्कू नहीं उठा और वहीं राख के पास चादर ओढ़ के सो गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो धूप निकल चुकी थी। मुन्नी भी खेत पहुंच चुकी थी। हल्कू से कहने लगी, तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने का क्या फायदा हुआ? पत्नी के गुस्से से बचने के लिए हल्कू ने कहा, रात मुझे पेट दर्द हो गया था, मैं मरते मरते बचा हूँ। मुन्नी उदास थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न हो गया कि रात को ठंड में यहाँ नहीं सोना पड़ेगा। मुन्नी ने दुखी होकर कहा, अब मजदूरी करके काम चलाना पड़ेगा। फूस की रात कहानी की समीक्षा। कहानी की नायिका मुन्नी जानती थी कि यदि उसने पैसे दे दिए तो कम्बल नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उसने पैसे दे दिए। पूस की सर्दी भरी रात में जबरा ही हल्कू का साथी है। स्थिति इतनी कष्टपूर्ण है कि सर्दी के कारण हल्कू को यह एहसास भी नहीं हुआ कि जबरा, जो कि एक कुत्ता है, उसके अंदर से अच्छी महक नहीं आ रही थी, बल्कि जबरा और हल्कू दोनों को एक दूसरे के समीप रहकर सुखद अनुभूति हो रही थी। एक तरफ मुन्नी उदास है कि अब क्या होगा, हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हल्कू प्रसन्न है कि अब रात को ठंड में यहाँ उसे सोना नहीं पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतनी अच्छी फसल नष्ट होने से ज्यादा दुखदाई हल्कू के लिए बाहर ठंड में बिना कम्बल के सोना था। निष्कर्ष। इस कहानी के परिणाम स्वरूप ये स्पष्ट है कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। वो समाज की प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की स्थिति लगभग ऐसी ही रही होगी। वर्तमान में कितना सुधार हुआ है और कितने सुधार की आवश्यकता है, आप स्वयं विचार कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है। परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया है उसके मोती यानी विषय समाज से ही उठाए गए हैं।
धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी की समीक्षा के साथ।